हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करते हैं टेन हैग को लेके। लेकिन यार टेन हैग को लेके एक ऑब्जर्वेशन जो चीज़ मैंने करी है ना वो यहाँ पर ये है कि यार टेन हैग को एक्चुअली में आज ये तो आता है कि इंग्लिश मीडिया से भिड़ना कैसे है। इवन दो इसका पहला सीजन है इंग्लिश मीडिया के साथ, लेकिन यहाँ पर उसको पता है कि किस चीज़ से यहाँ पर न्यूज़पेपर में न्यूज़ छप सकती हैं, किस चीज़ से उनके अखबार बिक सकते हैं, किस चीज़ से उस पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और डेफिनेटली जो ड्रेसिंग रूम है, क्योंकि यूनाइटेड का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल ड्रेसिंग रूम है, तो उस चीज़ को हैंडल करने में आई थिंक टेन हैग इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग जॉब। मार्शियल की इंजरी हो चुकी है। यहाँ पर अगर राय वायकन वाले गेम की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, बट आई थिंक टेन हैग ने, और ऑफ कोर्स टेन हैग को मैं कह रहा हूँ कि हैंडल करा, लेकिन उसके इंटरव्यू ने भी काफ़ी ज़्यादा आग लगा दी थी, चिंगारी सी भड़का तो दी थी। लेकिन आज उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली में आज के एपिसोड में ये है कि यहाँ पर रोनाल्डो को स्टार्ट कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। और अगर ऐसे सवाल का जवाब आपको मिल जाए ना, तो दूसरा सवाल ये होगा कि क्या कराएगा या नहीं कराएगा। अब यहाँ पर अगर देखो हम पॉसिबिलिटीज की बात करें ना, तो एथलेटिक के 4 रिपोर्टर्स, क्या हम बात करें कार्ल एंका की, क्राफ्टन की बात करें, शेल्डन की बात करें या फिर लॉरी विटवेल की बात करें, इन चारों की थ्योरीज को अगर हम देखें तो डेफिनेटली आई थिंक अगर मैं या फिर तुम्हारी बात करें तो डू लेट मी नो कि इन चारों की थ्योरी में से किसकी थ्योरी से तुम ज्यादा रिलेट कर पाते हो, या फिर एक्चुअली में 5वीं थ्योरी तुम खुद ही निकाल लाए। सबसे पहले देखो कार्ल एंका की बात करें तो कार्ल एंका एक्चुअली में यहाँ पर ये कहते हैं कि एरिक टेन हैग को अपनी अथॉरिटी बनानी पड़ेगी, और अथॉरिटी बनाने के लिए एक्चुअली में उसको यहाँ पर रोनाल्डो को बाहर ही बिठाना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पर मार्कस रैशफोर्ड को एज अ स्ट्राइकर खिलाना पड़ेगा, एंड दैट हैज टू बी द डील राइट नाउ। रोनाल्डो को अगर वो यहाँ पर लेके आता है तो कार्ल एंका कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ तो ये हो जाएगी, क्योंकि रोनाल्डो के रेफरेंस में खुद एरिक टेन हैग ने ये चीज़ कह रखी है कि उसकी फिटनेस अभी उस लेवल पे है ही नहीं, उसको भी और ट्रेनिंग सेशंस की जरूरत है, उसको भी और गेम टाइम की जरूरत है। और ऐसे में अगर रोनाल्डो को वो एकदम से स्टार्टिंग लेवल में लेके आता है तो यहाँ पर टेन हैग खुद के जो डिसिप्लिन है, खुद के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी हिपोक्रेसी कर सकता है। ये यहाँ पर कार्ल एंका की बात है। इसी के साथ अगर एक्चुअली में कार्ल एंका के स्टार्टिंग 11 को देखना तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज प्रेडिक्ट करी है कि देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को लगता है कि एंथनी इलांगा को यहाँ पर पुट नहीं करना चाहिए। अहमद दियालो की बात करें, आपके पास प्री सीजन में आपने जिसको सबसे ज्यादा फीचर करवाया है वही आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल है, एंड दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। उसने कहा कि मार्कस रैशफोर्ड को स्ट्राइकर पे खिलाओ, यहाँ पर राइट साइड पे आप जेडन सांचो को खिलाओ, लेकिन लेफ्ट साइड पे एक्चुअली में यहाँ पर आप क्रिश्चियन एरिक्सन को खिलाओ। अब देखो यार, है तो वैसे एरिक टेन हैग का एक 4-3-3 फ्लूइड सिस्टम, लेकिन यहाँ पर जो कार्ल एंका ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि आप क्रिश्चियन एरिक्सन को एक वाइड प्लेमेकर की तरह खिलाओ इन अ 4-2-3-1 सिस्टम, जहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस एज नंबर 10 हो जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ राइट साइड की बात करें तो जेडन सांचो अपनी प्रिफर्ड पोजीशन पर रहेगा, जिस पर एक्चुअली में वो धूल चटा रहा है, चाहे कोई भी ऑपोजिशन की टीम हो। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर शेल्डन की, तो शेल्डन यहाँ पर एक्चुअली में ये कहते हैं कि देखो मार्कस रैशफोर्ड को आप वहीं रहने दो जहां पर है। अगेन अगर रोनाल्डो की थ्योरी पे बात करें तो उन्होंने यहाँ पर यही चीज कहा है कि कार्ल एंका की बात जो है आई सपोर्ट हिम, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो उसकी मैच फिटनेस पे अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है और फिटनेस 100% नहीं है। ऐसे में आप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि लाइक उनका भी यही मानना है कि आप लोगे तो आपके जो खुद का डिसिप्लिन सेट है आप उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी कर सकते हो। और ऐसे में अगर उनकी स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि अपन तो देखो सीधी सी बात है, ब्रूनो फर्नांडिस को फर्स्ट लाइन खिलाएंगे विद मार्कस रैशफोर्ड यहाँ पर अपना लेफ्ट विंग पे और जेडन सांचो राइट विंग पे। इससे होगा ये कि एक्चुअली में ब्रूनो जो कि उसकी स्कोरिंग इंस्टिंक्ट है वो यहाँ पर एज ऑलवेज हमेशा से यहाँ पर ऑप्टिमम लेवल पे रहेगी, और उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड को भी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, एंड ऑफ कोर्स जेडन सांचो की अपनी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। बात करें लॉरी विटवेल की, तो लॉरी विटवेल यहाँ पर ये चीज कहते हैं कि देखो आप रैशफोर्ड को वहीं रहने दो, आप सांचो को वहीं रहने दो, एंड यस उसने कहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए टू सून हो जाएगा कहीं ना कहीं कि अगर वो यहाँ पर एकदम से स्टार्टिंग लाइनअप में आ जाता है, और आई विल पुट एंथनी इलांगा इन द स्ट्राइकर पोजीशन, और यहाँ पर उनकी टीम सेट हो जाती है। इन चारों ही जर्नलिस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शेल्डन वो जर्नलिस्ट है जिसने एक्चुअली में ये कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना अथॉरिटी की जरूरत है, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डिसिप्लिन के साथ हिपोक्रेसी वगैरह ये सब की सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यूनाइटेड को इतना पता है कि उनकी गांड फटी पड़ी है और वो लिटरली पहले ही हफ्ते में अपने एल लगवा सकते हैं। ऐसे में दे हैव टू पुट देयर बेस्ट मैन ऑन द पिच, और वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी स्टार्टिंग लाइनअप में इंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि भाई ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उस पूरे मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रूशियल और सबसे ज्यादा क्लच, सबसे बड़ा क्लच प्लेयर है। ये चीज टेन हैग को भी पता है, और ये चीज कहीं ना कहीं टेन हैग ने अपने इंटरव्यू में भी कही है। तो उन्होंने अपने स्टार्टिंग 11 में भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रखा है। अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन क्या है,
आई थिंक यस इट्स अ रियलिटी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेजोरिटी ऑफ द प्री सीजन यहाँ पर मिस किया और उसकी जो मैच फिटनेस है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्वेश्चनेबल है, बट स्टिल भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्टार्टिंग लाइनअप में होना चाहिए। यहाँ पर आई थिंक जो एंथनी एलांगा की हम बात करें, ब्रूनो की बात करें, वो यहाँ पर एक रीजन और भी देते हैं कि इनकी वजह से जो कलेक्टिव प्रेस है ना वो यहाँ पर प्रॉपर हो सकता है। यस ये बात मैं कह सकता हूँ कि रोनाल्डो के केस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ सकता है कि कॉम्प्रोमाइज प्रेस आपका थोड़ा सा यहाँ पर बकचोदी तो होती है, बट स्टिल यहाँ पर अगर आप एज सच देखोगे ना तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को होना पड़ेगा भाई उस स्टार्टिंग लाइनअप में। ही हैज द पोटेंशियल कि वो गेम को पलट सकता है और यहां पर ये बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। लिटरली आप एंथनी एलांगा को उसके ऊपर पुट कर रहे हो, यस इट मेक्स सेंस फिटनेस वाइज, मे बी प्रेसिंग वाइज, बट आपको अगर गेम क्लच करना है जो कि आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने अभी तक ट्रांसफर मार्केट में कुछ खास उखाड़ा है नहीं, तो अभी भी हम है तो थोड़े रोनाल्डो और डेविड देया के भरोसे ही, तो यहां पर ये सीन चल रहा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की इकोनॉमिक्स कंडीशन को लेके। तो भाई देखो बार्सिलोना ने डिसाइड कर लिया कि वो अपना 4th इकोनॉमिक लेवल शायद से एक्टिवेट कर सकते हैं अगेन। 24.5% वो बार्सा स्टूडियोज के सेल कर देंगे टू प्यूमा के जो पार्टनर्स है, 100 मिलियन वो रेज करेंगे, बट स्टिल इट वुड नॉट बी इनफ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूमर्स और रिपोर्ट्स यहाँ पर ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि बार्सिलोना 4th इकोनॉमिक लेवल एक्टिवेट करने के बाद भी अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर सकती, और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि ला लीगा ने अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट ही रखा हुआ है और जिस तरीके से बार्सिलोना ने प्रेडिक्ट किया था वो नहीं हुआ। ऑफ कोर्स यार बार्सिलोना ने जो प्रेडिक्ट किया था वो इतना टाइट था कि वहां पर एब्सोल्युटली कोई स्कोप नहीं है, आपने कोई बफर जोन नहीं रख रखा, आपने कोई ग्रे एरिया नहीं रख रखा, एंड ऐसे में आपका अगर नंबर इधर से उधर हो गए ना तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दिस इज वाई आई थिंक यहाँ पर अब मेम्फिस डिपाय और फ्रैंकी डियोंग को लेके बार्सिलोना थोड़ी सी ज्यादा हरी में लगती है, पैनिक हो रही है, डेस्परेट हो रही है। और बर्नार्डो सिल्वा तो तुम देखो खैर भूल ही जाओ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि अभी भी कुछ कह नहीं सकते। यस बर्नार्डो सिल्वा इज डेफिनेटली ऑन द टेबल, बर्नार्डो सिल्वा के लिए भाई यहाँ पर जावी पुश कर सकता है, क्योंकि डियोंग के जाते मेरे को लगता है कि मिशन बर्नार्डो सिल्वा एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी की हम बात करें तो मार्कस अलोंसो पे यहाँ पर वो परस्यू कर रहे हैं, जो कि लगता है कि 10 मिलियन के नीचे डील खत्म भी हो जाएगी, 2+1 का यहाँ पर ऑफर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर अब हम बर्नार्डो सिल्वा की ही बात करें तो कल भाई पेप गार्डियोला ने आके ये चीज कही कि देखो मैंने पिछले सीजन भी कहा था, मैं इस सीजन भी कह रहा हूं मुझे बर्नार्डो सिल्वा चाहिए अपनी टीम में, लेकिन क्या ये एक्चुअली में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता, इसका आंसर टाइम ही देगा। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि बर्नार्डो सिल्वा को लेके पीएसजी भी रेस में है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पीएसजी इस समय एक्टिवली स्क्रीनियर की डील में भी काफी ज्यादा एक्टिव है और वहां पर भी 70-80 मिलियन की बात कर रहे हैं। अगर स्क्रीनियर की डील इवेंचुअली यहां पर टूटती है तो ये कह सकते हैं कि पीएसजी पैसों के मामले में तो बार्सा को हरा देगी। लेकिन अगेन अगर इस पूरे ट्रांसफर मार्केट के पैटर्न की बात करें तो बार्सिलोना का एक ऊपर जो कहते हैं ना जो तरीका होता है, जो एक स्टाइल होता है, वो ये है कि वो क्लब से ज़्यादा प्लेयर को कन्विंस करने में ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं और वो प्लेयर को याद दिलाता है कि यस बार्सा का जो पुल है वो डेफिनेटली पीएसजी से ज़्यादा बड़ा है। आई थिंक सो यस आई थिंक बार्सा का जो मैं इसलिए था कि मतलब आई वाज जस्ट थिंकिंग बिकॉज मेरे को लग रहा था कि पीएसजी मेसी, नेमार, एम्बापे इन सबको पुट करेगी, बट स्टिल आई थिंक यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो बंदा भाई बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, बायर्न कैसे क्लब्स को ज्यादा प्रेफरेंस देगा। दैट्स हाउ आई थिंक। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा का जो कहते भी ये लोग हैं कि ड्रीम है बार्सिलोना में खेलना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमको दिख सकता है। फ्रैंकी डियोंग की अगर हम बात करें तो देखो यार टेन हैग के इंटरव्यू में आई थिंक हमको क्लियर होता हुआ दिख रहा है कि टेन हैग ने ये चीज कह दी है कि फ्रैंकी डियोंग को लेके भाई मामला सिंपल सा है कि फ्रैंकी डियोंग उसने देखो घुमा फिरा के, मैं उसकी बातों को रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो एक मैनेजर है, वो काफी डिप्लोमेटिक सा उसने आंसर दिया है। आई जस्ट गो बिहाइंड द इंटेंशन। सिंपल सा मामला ये है कि टेन हैग ने ये चीज क्लियर कर दिया कि देखो अगर फ्रैंकी डियोंग आता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जब उसने ये चीज कही कि जो मेरे पास मिडफील्ड अवेलेबल है मैं उससे भी खुश हूं, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर डियोंग नहीं आता तो मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर किसी मिडफील्डर के लिए शायद से ना भी जाए, एंड दिस इज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। लाइक देखो मेरा कहने का बहुत मन है कि यार क्या कर रहा है तुम मिडफील्डर, लेकिन एब्सोल्युटली तुम्हारे मेरे कहने से थोड़ी होगा। हम 10 मिडफील्डर लिया है, मान लो कल को एनडीडी लिया है 80 मिलियन के लिए, फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि टेन हैग को यूज करना नहीं आता या टेन हैग को कोई ऑब्सेशन है। इट्स ऑलवेज लाइक कि टेन हैग को यूज करना ही नहीं है, टेन हैग डजंट वांट टू यूज इट। और डेफिनेटली भाई अगर टेन हैग को फ्रैंकी डियोंग के अलावा कोई और मिडफील्डर नहीं चाहिए तो वी शुड रिस्पेक्ट एंड वी शुड बैक हिम एज दिस डिसीजन। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा, अगर ये चीज काम करती है, सबसे पहले तो ऑफकोर्स
आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि यूनाइटेड डियोंग की रेस में बाहर ही हो गई है, आई एम जस्ट सेइंग एज एन पॉसिबिलिटी कि अगर ये सब ऐसा होता है कि डियोंग नहीं आता और हम मिडफील्डर भी नहीं लेके आते, और अगर ये चीज़ काम कर जाती है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्क्वाड है उसी से टेन हैग ने ठोक दिया, कूडोस, सलाम है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेफिनेटली यहाँ पर टेन हैग के शोल्डर पे ही आनी पड़ेगी, बिकॉज राइट नाउ यस ग्लेजर की माँ की आंख, लेकिन आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर टेन हैग को उसकी साइनिंग देने में पूरा जोर लगा रहा है और दे भी रहा है अभी तक अगर हम देखें, बट इट्स टेन हैग जो कि हर डिसीजन पे अपना वीटो लगा रहा है। आई रिस्पेक्ट हिम, आई बैक हिम, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हुई, ऊंच नीच का मामला है ना हुआ, तो टेन हैग जयराम जी की है ना। तो यहाँ पर ये इस समय का सीन बना हुआ है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया एपिसोड को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट और चाय मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।